नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 21 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत से सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरें कवर करते हैं, जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ है इस वीकेंड पर। सबसे पहली न्यूज जो बन रही है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। किस बात के लिए? कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्या है पूरी कहानी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी बन रही है भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया है। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कितना खास है गल्फ का यह देश यूएई भारत के लिए। इसी प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण खबर बन रही है कि हाल ही में बिहार में अशोक स्तंभ वर्सेस स्वास्तिक चिन्ह, इन दोनों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। स्वास्तिक विवाद क्या है आज के सेशन में समझना शुरू करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई है बिहार की विधानसभा की बिल्डिंग। इसी प्रकार से केंद्र ने 17 फरवरी, ये कल का वो सवाल है, परसों शनिवार का जब मैं पढ़ा रहा था बीच में बत्ती गुल हो गई थी। बच्चों की डिमांड पर इस सवाल को रखा गया है क्योंकि बच्चों का कहना था कि इस सवाल को दोबारा से एक बार समझा दीजिएगा क्योंकि जहां हम चल रहे थे वहां से वो छूट गया था। 17 फरवरी को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति अधिसूचित की गई है, इसलिए इस सवाल को मैंने वापस कवर किया है। साथ में एक और जो इंटरनेशनल खबर बन रही है वो ये है कि हाल में एक चीनी नौसेना के जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे की तरफ एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमान को लेजर से टारगेट किया था। आज के सेशन में हम समझेंगे कि लेजर लाइट से क्या किसी विमान को गिराया जा सकता है। चेल्सी ने 2021 फीफा विश्व कप चैंपियनशिप जीत लिया है। इसी प्रकार से बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप हाउस 2022 आयोजित करेगी। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये पेंगोलिन काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, अगर आपको ध्यान हो। कोरोना काल में सबसे ज्यादा इसके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था कि कोरोना इसी की वजह से आया। इसी के साथ साथ ही 17वें आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा हाल ही में की गई है। 20 फरवरी 2022 को विश्व न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। साथ में हरियाणा पुरुष और केरल महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान ने चेतन थाने को अपने समाचार निदेशक के रूप में नामित किया है। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हाल ही में लॉन्च किया। भारत नवीनतम व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में विदेश का पहला आईआईटी स्थापित करेगा। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए, पढ़ना शुरू करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि हमारे द्वारा अनअकैडमी पर तमाम क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें से फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस शामिल हैं। फ्री क्लासेस के दौर में शाम को आपके लिए शाम आज 5 बजे से 7 बजे के बीच में इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन टाइटल आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपकी आज की क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो उपस्थित रहें। एक लंबी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको ये प्राप्त होनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना तो मेरे द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। शाम 7 बजे आप उस क्लास के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्लासेस, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप इस क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिससे फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक अल्टीमेट जो चीज है जो इस वीकेंड के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस रविवार को होने जा रहा है एक जबरदस्त कॉम्बैट ज्ञान का, जिसमें मिलती है उपहारों की बहुत सारी फहरिस्त। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप रविवार 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन जानते हैं। मोटिवेशन है, जो कुछ नहीं करता वे केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात बोल दी है। हम ये मानते हैं कि जो कुछ करता नहीं है वही आलसी होता है, और वास्तविकता में जो कर सकते हो उससे कम करने वाला व्यक्ति भी आलसी है। आपको अपना पोटेंशियल पता हो
मैं है ना, जब बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा होता हूँ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो बच्चे हमसे मिलते हैं, मैं अक्सर उनसे एक लाइन बोलता हूँ। वो पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, इसका डर रहता है हमें। और मैं उनसे बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने का यदि आपको डर है तो केवल इतना अपने आप से पूछ लेना कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम की उतनी तैयारी की जितनी मैं कर सकता था। बस ये सवाल, क्या मैं उतना पढ़ा जितना मैं पढ़ सकता था। अपने पोटेंशियल को आप जितना जानते हैं, अगर आपको आपका ही पोटेंशियल खुद पर सवाल खड़ा करता हुआ दिख रहा है कि यार कर तो सकते थे आप लेकिन किया नहीं आपने, बस ये जो पॉइंट है ना, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है कि आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर सकने की क्षमता आपको प्रतिदिन खोद के खाए रहती है कि यार कर सकते थे किया नहीं, तो उस दिन आप तैयार हो जाइए और समझिए कि अब पूरी उसके साथ में हिम्मत के साथ में आपको काम करने के लिए जुट जाना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन की, साथ में हमारी क्लास की। अजय, आनंद, अमित, लक्ष्य, आरती, गणेश, आरोही, वेदानंद, पवन, अनुभव, शीतल, गणेश, सभी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर करिए और जानना शुरू करिए। काफ़ी दिनों बाद ट्रंप हमारे बीच में आए हैं तो स्वागत है। खुद से खुद खुश हैं लेकिन हमारी क्लास में इनका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सुर्खियों में बन गए हैं वापस से, हमें लग रहा है तैयारियां कर रहे हैं, लग रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है नारा। असल में ये जांच एजेंसी नहीं है, आर्काइव्स होती हैं चीज़ें। अगर आपने देखा हो ना तो आपके व्हाट्सएप चैट को आप जब राइट क्लिक 3 बिंदुओं पर दबाते हैं तो उस चैट के बगल में लिखा होता है आर्काइव। आप अपने चैट को आर्काइव कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख दीजिए लंबे समय के लिए। आर्काइव्स बोला जाता है उन्हें। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना जिसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पेजेस पड़े हों, मान लीजिए मेरे पास अक्सर ये किताब रखी रहती है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये किताब जो है ना, ये किसी लंबे समय तक के लिए रखी रहे, इसको मैं जब चाहूं तब देख सकूं। तो ऐसी चीज़ों को मैंने अपनी एक ऐसी तिजोरी में सजा दिया जहां से मैं निकाल करके जब मन में आए तब इसको देख लूं, चाहे मैं जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे बाद की पीढ़ियां जब देखना चाहे इस किताब को देख लें। ऐसी सुरक्षित की हुई चीजें आर्काइव्स कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग ARCHIEV के नाम से देखते हैं उसे, आर्काइव्स। अमेरिका के अंदर भी और हर देश के अंदर, जैसे आप लोग सुनते हैं ना नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वो आप जो आर्कियोलॉजिकल शब्द ढूंढ करके लाते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ये कोई पुरातन जानकारियां खोज के ला रहे हैं, समझिए कि वो कुछ पुराने जमाने के आर्काइव्स ढूंढ के ला रहे हैं, है ना। ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जो कि पुरानी जानकारी का डेटा अपने पास इकट्ठा रखती है कि भाई इतिहास को बताएंगे कि कभी ये राजा हुआ करते थे या ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऐसे ही अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नारा। नारा की फुल फॉर्म है नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी एजेंसी जो कि हर किसी का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती होगी कि हाँ भाई इन्होंने अपने काल में ये तो बातें की थी, इस तरह से ये रहा करते थे। ऑब्वियस है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे तो उनका भी सारा डेटा मेंटेन करने के लिए नारा ने कार्य किया होगा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, चलिए अब उनकी सारे डेटा एक बार संकलित करके रख लिए जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली कैसी थी, वो किससे बातचीत किया करते थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहां रखते थे। ऑब्वियस ही बात है ना, एक कॉमन सेंस लगाइए। आप पद पर नहीं है तो आपकी जानकारी रखना चाहेगा ना कोई। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के चले जाने के बाद उनके ऑफिस के अंदर से डॉक्यूमेंट जुटाने पहुंचती है एक एजेंसी जिसका नाम नारा है ना। काम क्या है इसका? पुराने डेटा अपने पास सुरक्षित रखना। पहुंचते हैं साहब, ये जब ये पहुंचते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं राष्ट्रपति के घर से वो गायब हैं। बस इसी बात से लेकर के विवाद शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर। और आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर, मतलब ठीक है ना, गायब हो गए तो क्या है फर्क पड़ रहा है? साहब फर्क पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका केवल अमेरिका के लिए काम नहीं करता, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टांग फंसा के रखता है। बहुत सारी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से इनिशिएटिव लिए थे, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करना, वो उनका अपना इनिशिएटिव था। मिलने के लिए किम जोंग उनसे जाना, ये उनका अपना इनिशिएटिव था। और इसी बीच में ये पता चलता है कि किम जोंग उनसे क्या बातचीत हुई, ये लेटर ही गायब है, वो डॉक्यूमेंट ही गायब है जिसमें किम जोंग उनके साथ में अमेरिका की वार्ता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उनके साथ क्या बोला था, क्या बातचीत की थी, वो लेटर्स गायब हैं।
अब आप पूछेंगे उसकी पर्सनल बातचीत है, जो मन में आई वो की होगी। पर्सनल नहीं है। आप जब किसी पद पर बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो आपका काम कुछ भी पर्सनल नहीं है, आप सब चीजें उसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर साहब बात ये निकल कर आती है कि किम जोंग उन से जो बातचीत हुई वो लेटर्स गायब हैं। और तो और कैपिटॉल हिल की जो हिंसा घटना हुई थी, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने एक बार धावा बोल दिया था अमेरिका के अंदर कई प्रमुख इमारतों के ऊपर, उससे जुड़े हुए सिक्योरिटी दस्तावेज गायब हैं। और जब सिक्योरिटी दस्तावेज गायब है तो नारा के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इसके बारे में कंप्लेंट की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने द्वारा प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट 1978 का उल्लंघन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी अपने दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब अपना पद पूरा करके निकल रहे थे, तब जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं अपना वाला, उस घर से इन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अपने ही हेलीकॉप्टर में रखवा लिया। और तो और डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दोबारा सत्ता में जीतकर नहीं आएंगे, इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या तो बक्सों में भर के अपने हेलीकॉप्टर में चढ़वा दिए या फिर इन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को फ्लश कर दिया। यानी कि जैसे होता है ना फिल्मों में अपन देखते हैं कि अगर कोई बात आपकी पता चल गई तो आप उसको कागज को जला दिए या फिर उसको गोड़ा मोड़ा बना करके किसी गटर में बहा दिए। तो भाई साहब इनके द्वारा भी ऐसे ही कारनामे किए गए हैं, ऐसा आरोप इन पर लग रहा है और इन आरोपों को हाउस ओवरसाइट कमेटी के द्वारा जांचा जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बक्से आते हुए आपको यहां पर दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जिस समय अपना घर छोड़कर जा रहे थे, इनके द्वारा 15 बक्से क्लासिफाइड तरीके से ले जाए गए हैं और उन बक्सों की अगर हम बताएं तो ऐसे ये 15 बक्से हैं जिनको नारा ने कहा है कि ये अपने साथ राष्ट्रपति कार्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उन्हें अपने साथ लेकर के चले गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस हवाई जहाज से यात्रा करता है, एयरफोर्स 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति का वो होता है हवाई जहाज, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी सुरक्षा इतनी खतरनाक होती है कि यह परमाणु हमले के बावजूद भी सुरक्षित रह सकता है। तो कहा जा रहा है कि यह अपने साथ में इस हवाई जहाज के ब्लूप्रिंट्स भी लेकर चले गए हैं, यानी कि इस हवाई जहाज का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि भाई विभीषण को पता था कि रावण की नाभि के अंदर तीर मारने से वो मर सकता है। एग्जैक्टली जिसके पास ब्लूप्रिंट है एयरफोर्स 1 के, उसे पता है कि एयरफोर्स 1 को गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया का सबसे सुरक्षित और अभेद्य प्रकार से जाना जाने वाला हवाई जहाज है एयरफोर्स 1। ऐसी स्थिति में यदि उसका भी ब्लूप्रिंट किसी के पास में है तो यह अपने आप में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस से गए, ऑफिस में जब शुरुआत में आए थे तो उनसे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे और जो भी पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो आने वाले राष्ट्रपति के लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि आपका स्वागत है, ये कार्यकाम आपको ऐसे संभालना है। वो लेटर गायब है। ये आर्काइव्स में बनने वाली चीजें हैं, यानी जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाएगा, कभी जांच के लिए जरूरी पड़ गया तो उन लेटर्स को चेक किया जाएगा, वो सब गायब है। और ऐसी स्थिति में अब यहां पर हाउस ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी। लेटरबाजी शुरू हो चुकी है, तमाम प्रकार से चीजें जो है वो इधर से उधर जा रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनका नाम है डेविड एस फेरियरो, जिसका आर्किविस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये एक प्रकार से पुराने दस्तावेज रखने वाली वो हैं जो कि मतलब एक प्रकार से अमेरिका के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो इनके द्वारा 15 बॉक्सेस के बारे में पता चल रहा है कि व्हाइट हाउस से इन्होंने 15 बॉक्सेस जो है वो गायब कर दिए थे। प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट 1978 के उल्लंघन के रूप के अंदर इस चीज को काउंट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ऑफिशियल फोन से फोन नहीं किया करते थे। अब आप पूछेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? साहब ये फर्क इतना बड़ा है कि आज जिस चीज को हम लाइटली ले रहे हैं, भविष्य में दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसकी सुरक्षा, आप पूछेंगे अब तो दूसरा आदमी आ गया ना। अरे जनाब, तो जिसके पास सारे राज हैं वो आदमी जा चुका है, वो पूरी चीजें अपने साथ लेकर चला गया, उसको पता ही नहीं था कि उसकी सत्ता चली जाएगी। मजेदार बात यह है कि ये व्यक्ति जब सत्ता में थे
तो इन्होंने व्हाइट हाउस के फोन से किसी को फोन ही नहीं किया, अपना पर्सनल फोन यूज करते थे। वास्तविकता में यह होता है कि नेशनल आर्काइव्स एजेंसी जो है, रिकॉर्ड एजेंसी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने सारे डेटाज या टेलीफोन पर हुई बातें जो है वो सेव करके रखती है। वर्तमान में वो सारी बातें गायब हैं। और तो और इनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप पर आरोप है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया करती थी। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट किए थे, उन डिलीटेड ट्वीट्स का भी वो रिट्राइव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही है। इस प्रकार की चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। 6 व्हाइट हाउस के एडवाइजर के द्वारा ईमेल यूज की गई, वो डेटा गायब है। अब ये आर्काइव्स के द्वारा अपने द्वारा शिकायत करके भेज दी गई है। साथ में ये कहा जा रहा है कि जो कैपिटल राइट हुए थे जनवरी 6 के दिन व्हाइट हाउस के फोन रिकॉर्ड्स में, उसके भी रिकॉर्ड गायब हैं। ट्रंप के पेपर्स जो उन्होंने किम के साथ में जो बातचीत की थी, किम जोंग उन के साथ में, वो बातचीत यहां पर वो पेपर्स गायब है कि उनकी क्या बातचीत हुई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां निकल के आ रही है, आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। एक प्लम्बर बोले तो जो कि पाइप सही करता है, नल की टोटियां सही करता है, नल सही करता है, समझ गए? वो प्लम्बर कह रहा है, हैज ए सिंपल मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप अबाउट फ्लशिंग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डाउन द टॉयलेट। 11 फरवरी की बात है। इनके ऊपर यह भी जानकारी पता चली है कि इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स पानी में, यानी कि गटर के अंदर डाल दिए। जैसे होता है ना कि अगर आपको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो क्या करें, बोले उसकी फोटो लो और उसको गटर में बहा के आ जाओ फाड़ के। ये कुछ उस प्रकार का कारनामा किए। कई डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फ्लश में डाल करके बहा दिए, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। ट्रंप ने डिनाई किया है कि नहीं, मैंने फ्लश के अंदर किसी भी प्रकार की चीजें नहीं डाली। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि प्लम्बर का कहना है कि इसके चलते हुए व्हाइट हाउस की जो पाइप है वो रुंझ गई है, वो रुक गई है। मतलब ऐसे कारनामे भी उस दौरान यहां पर हुए थे। अब देखते हैं, ये तो सारी बातें निकल करके आएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने सोचा कि थोड़ा काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा आपके बीच में नहीं हुई है, थोड़ा मनोरंजन ही सुबह सुबह कर दिया हमने आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सूचना इधर से उधर होती है, दुनिया हिल सकती है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास में, और ये उम्मीद नहीं की जाती अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो विशेष रूप से, क्योंकि महाशक्तियां जब राज करती हैं तो फिर उनके जो दस्तावेज होते हैं वो उनसे भी ज्यादा कीमती होते हैं। चलिए साथियों, सेशन को शेयर करते चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के देश के लिए बहुत बड़े मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि भारत के लिए बहुत काम के हुए, और उन काम के मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का व्यापारिक संबंध हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएई के साथ में। हाल ही में भारत और यूएई ने एक कसम खाई है, और वो क्या है? हम लोगों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस CEPA को टारगेट किया गया है कि हम आने वाले 5 सालों में $100 बिलियन का व्यापार करेंगे। कितने डॉलर का? $100 बिलियन का व्यापार करेंगे। ऐसा करके यूएई ने CEPA के साथ में अपनी बातें की हैं। ठीक है ना? अब साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में फ्राइडे के दिन भारत और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये ट्रेड पैक्ट क्या है? हस्ताक्षर में हमने ऐसी कौन सी बातें करी जिसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है? इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक ऐसी जानकारी यूएई के साथ निकल के आती है जिसके चलते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि यह अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है। लेकिन इस बात को समझेंगे उससे पहले आप लोगों को कुछ तथ्यात्मक जानकारी समझनी होगी, क्योंकि यहां पर सुर्खियों से तो यह समझ में आ गया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में मिलकर के $100 बिलियन का व्यापार अगले 5 सालों में करने जा रहे हैं, और यह इन दोनों के बीच में टाई अप हो चुका है। इन दोनों को हम लेकर आगे बढ़ें। आज के इस सेशन के प्रमुख बिंदु मैं आपको गिना देता हूं जो इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होने जा रही हैं वो ये है, पहला कि भारत ने अब तक का सबसे फास्ट CEPA एग्रीमेंट किया है तो वो है यूएई के साथ, नंबर 1। नंबर दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि भारत के द्वारा अपने ही लेवल पर जो जेम्स का व्यापार किया जाता है, भारत का बहुत बड़ा सामान जो एक्सपोर्ट होता है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है यूएई के लिए, वो सारा की सारा आइटम अब ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। यानी कि यूएई में भारतीयों की अब धाक जमने वाली है। नंबर 3 बात, भारत, मतलब इस सेशन के अंदर डिटेल में हम चलेंगे इन सब बातों को लेकर के। नंबर 3 बात,
यूएई भारत के श्रीनगर में, अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएई की एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम एमआर है वो इंडिया आ रही थी। अगर आपको याद हो तो ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक थे और आ रहे हैं। भारत ने इसका भी वेलकम किया है। नंबर 4 बात, भारत एक आईआईटी खोलने जा रहा है यूएई के अंदर। नंबर 5 बात, नंबर 5 यह है कि यूएई भी भारत की तर्ज पर, जैसे इंडियन प्रीमियम लीग होती है आईपीएल के नाम से जिसे आप जानते हैं, भविष्य में दुबई के अंदर भी दुबई वाले अपनी प्रीमियम लीग करेंगे और उसके अंदर भारत की तरफ से शाहरुख खान, अडानी और दिल्ली डेयरडेविल्स के जो वो है मालिक जो हैं, वो सब लोग जाकर के उस टीम को परचेज भी करने वाले हैं, यानी कि उनके इंटरनेशनल प्रीमियम लीग के अंदर खरीदारी करने वाले हैं। तो इतनी सारी न्यूज इस डील के साथ जुड़ी हुई हैं, तो चलिए अब विस्तार पूर्वक सारी बातें करते हैं, है ना। और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आपको किन्हीं दो देशों के बीच जब समझौते होते हैं तो उनके बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए जाएं। कंसेप्ट्स में है एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है CECA और एक होता है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इन 2 प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं इनके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, फिर हम बताएंगे कि भारत ने क्या खोया क्या पाया। हमारे बीच में 2 बातें हो रही हैं और ये अपने आप में साथियों भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये काम हो चुका है। इंपॉर्टेंटली बात यह है कि यदि यूएई के साथ हमारी ये सारी दोस्ती बरकरार रहती है तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े यहां पर क्वाड का निर्माण कर लेंगे। क्वाड कैसा, आप जरा विचार करिए कि शुरुआत में अगर थोड़े दिनों पहले, साल भर के पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि यूएई और इजराइल के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। अब आप इस प्रकार से सोचिए, इजराइल अमेरिका का मतलब समझिए कि गल्फ के अंदर प्रतिनिधि है, यानी कि अमेरिका और इजराइल एक ही प्रकार से ट्रीट किए जा सकते हैं। अमेरिका भारत का पक्षधर हो रखा है इन दिनों। अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा मित्र है। इजराइल अब यूएई के साथ में पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है, एक दूसरे के साथ दूतावास खोल दिए हैं और यूएई भारत के साथ कनेक्ट हो चुका है। यानी कि आप दुनिया में बनने वाले इस नए समीकरण को जरूर पहचाने, एक नया क्वाड बनता हुआ दिख रहा है और उस क्वाड में शुरुआत भारत से है, बीच में रुकना आपको यूएई में है, उसके बाद आपको इजराइल पहुंचना है और इजराइल से अमेरिका पहुंचना है। तो इस संभावना से इनकार मत करिए और इस खबर को सुनते चलिए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, यहां पर सी का मतलब है सहयोग, यानी कि कॉपरेशन होने का मतलब यहां पर भी सहयोग है। पार्टनरशिप है, लेकिन P स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है साझेदारी। मतलब इन दोनों के अंदर दिक्कतें क्या हैं, एक में कॉपरेशन है, एक में साझेदारी शब्द लिखा हुआ है। दोनों में बढ़िया वाला एग्रीमेंट कौन सा होता है, जैसे हम ये माने कि हां साहब यदि ये एग्रीमेंट हो गया तो दोस्त बढ़िया कहलाएंगे। इन दोनों में बढ़िया वाला एग्रीमेंट CEPA कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब वो सुनिएगा। किसी भी देश के साथ जब हम एग्रीमेंट करते हैं इन तर्ज पर होते हैं। शुरुआती लेवल पर हम CECA करते हैं, ज्यादा अच्छा मित्र होता है तो CEPA करते हैं। जैसे भारत का जापान के साथ CEPA है, साउथ कोरिया के साथ CEPA है, जो अच्छे मित्र हैं जिनसे हम इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, देखिए दोनों के अंदर मैं एक पहली चीज बताऊं आपको, और वो है इन दोनों ही प्रकार की संधियों में जो ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है वो फ्री होता है, फ्री ट्रेड होता है। मतलब व्यापार के दौरान किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता। मान लीजिए कि यदि आपके पास एक देश, मान लीजिए यूएई, आपके पास कोई सामान भेज रहा है, आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, यानी कि देश में उतरते ही टैक्स नहीं वसूलेंगे। ऐसी आपका सामान वहां जाएगा तो वो भी टैक्स नहीं वसूलेगा। फिर आप पूछेंगे जब ट्रेड ही फ्री है तो फिर अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या, ये वाला जो फ्री ट्रेड है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये किन्हीं वस्तुओं के ऊपर फिक्स होता है। जैसे हमने किसी एक देश के साथ में यह व्यवहार रखा कि भाई हम तुम्हारे साथ CECA कर रहे हैं, हम एक काम करेंगे कि हम चाय के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, चीनी के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन मोबाइल पर टैक्स लेंगे, गाड़ी पर टैक्स लेंगे, हम क्या बोलते हैं लैपटॉप पर टैक्स वसूलेंगे। वस्तुओं के आधार पर निर्धारित होता है। तो ऐसा वाला जो होता है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड प्रकार का व्यापारिक समझौता होता है, जो एकदम खुल के मतलब खुली बाहों से जो समझौता होता है, जिसमें दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार की पूरी लिस्ट निकाली जाती है कि किस किस वस्तु को आप खरीदते हैं और किस वस्तु को हम बेचते हैं। इन दोनों वस्तुओं को यहां पर लिखकर रखा जाता है और कहा जाता है टोटल फ्री।
या फिर यह कह दिया जाता है कि फ्री नहीं तो 1% टैक्स वसूलेंगे केवल इस वस्तु पर, यानी कि जितना हम औरों से वसूलते हैं उसकी तुलना में तो कम ही वसूलेंगे। क्लियर हो गया? दोनों में अंतर समझ में आया? यह थोड़ा ब्रॉड प्रकार का व्यापार होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, सीईसीए और सीएपीए में एक बहुत बड़ा अंतर और भी है, और वो अंतर क्या होता है? जब हम बात करते हैं निवेश के अंदर, सीईसीए के अंदर निवेश तुलनात्मक रूप से कम आते हैं, इन्वेस्टमेंट देश में कम आते हैं, लेकिन जब सीईपीए होता है तो देश में इन्वेस्टमेंट भर भर के आते हैं। कारण क्या है? ये वाला जो समझौता होता है ये केवल वस्तुओं में होता है। वस्तुओं में बोले तो गुड्स के अंदर, सामान को लेकर के व्यापारिक समझौते होते हैं। ये गुड्स को तो लेकर होता ही है, सामान को लेकर के तो होता ही है, सर्विसेज को लेकर के भी होता है और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी होता है। मतलब समझिए, दो देशों के बीच में समझौता हुआ, वस्तुओं को लेकर हुआ या फिर वस्तुओं के साथ साथ सर्विसेज को लेकर भी हुआ। सर्विसेज बोले तो जैसे इंडिया का कॉल सेंटर बड़ा फेमस है, मतलब इंडिया के अंदर टेलीकॉलर्स आजकल तो इतने फेमस हो गए कि दुनिया के दूसरे देशों में बैठे लोगों की जेब काट लेते हैं यहीं बैठे बैठे, है ना, उनके पास से पैसे निकाल लेते हैं। बढ़िया राग चल रहा है। ठीक है, तो ये काफी फेमस है हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हमारी सर्विसेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, एस्ट्रोनॉट्स, ये सब हम लोग भेजते हैं, दैट इज सर्विसेज। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, यानी कि यूएई की कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, ये चीजें ब्रॉड बनाती हैं सीईपीए को। ठीक है बेटा, अब फिर से लौटते हैं, मैंने ये बुनियादी बात आपको सिखा दी। तो अब देखो, यहां मैंने लिखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जब हम ये शब्द बोलते हैं कि हमने किसी के साथ एफटीए किया तो सवाल खड़ा होता है, हमने सीईसीए किया या सीईपीए किया? इन दोनों के अंदर जैसे ही बात पता चलती है तो आगे देखिए, हमने इनके साथ में किया है सीईपीए। अब आपको ये न्यूज यहां पर दिखाई दे जाएगी। देखो बेटा, यहां पर पढ़िए जरा क्या लिख रहा है। अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी, द पाथ ब्रेकिंग इंडिया यूएई सीईपीए, शायद आपको अब अच्छे से दिखाई दे जाए, सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है हमने यूएई के साथ में, यानी कि एक अलग लेवल पर हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपके सामने वो वीडियो फुटेज है जिसमें पीयूष गोयल जी जो है वो इस चीज को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं आलोक पांडे की सर जी क्लास का टाइम सुबह 7 बजे का करिए। बेटा 7 बजे छोड़िए, ये शाम को पहुंच जाएगी इसी टाइम पर क्लास, जल्दी ही, यानी कि मुश्किल से 10-15 दिन और पकड़ लीजिए। उसके बाद आरएनए का जो टाइम टेबल है वो मोस्ट प्रोबेबल यानी 99% श्योर है कि शाम को इसी टाइम पर हुआ करेगी, यानी कि 8:30 के अराउंड इवनिंग में आरएनए का टाइम होने जा रहा है विद इन 15 to 20 डेज। जैसी भी सूचनाएं होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, यानी कि अभी 99% श्योर है कि टाइम बदलने जा रहा है। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिनके चलते मुझे टाइम बदलना पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम पर आपको, जैसे शाम को आपको 8:30 बजे कोई न्यूज मिलती रहती है, ऐसे मॉर्निंग टाइम पर आपको कोई ना कोई न्यूज मिलती रहेगी, कोई ना कोई इश्यू जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच में साहब ये हस्ताक्षर हो गया, आप बकायदा इनको हाथ हिलाते हुए मिलाते हुए भी देख सकते हैं। 18 फरवरी के बीच में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, किस किस के बीच में? यूएई और भारत के बीच में। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के जो मतलब इस समय प्रिंस हैं उनके साथ बातचीत करके दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सारा थैंक यू बोला। दोनों ने कहा कि हम दोनों एक अपने आप में अलग चीज लेके चल रहे हैं। भारत जहां अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं यूएई अपने लिए 50वीं सालगिरह मना रहा है स्थापना की। तो दोनों के लिए यह दिवस बहुत खास रहा और दोनों ही स्थिति में प्रधानमंत्री ने वहां के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जो बातचीत करी वो वर्चुअल लेवल पर करी थी, और वर्चुअल लेवल पर बातचीत करके ये सारी चीजें निकल करके आई थी। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें यहां पर कर ली। तो उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को अभी हाल बातें बताई, दैट इज सीईपीए, वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? हाँ जी, कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि शाम को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया भाई। कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि नो सर नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं शाम के अलावा किसी और समय क्लास ले पाऊं। मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आरएनए चले तो जब टाइम चेंज हो तो आप उस समय पर अपने आप की व्यवस्थाएं और व्यस्तताएं सेट कर लें, अदरवाइज फिर आरएनए बंद ही हो जाएगा परमानेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति से मैं इसको समेट करके शाम को ले जाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में यदि आप लोग कॉपरेट करेंगे तो आरएनए सरवाइव करेगा,
अदरवाइज जो है वो आरएनए फिर सुबह के स्लॉट पर बंद ही करना पड़ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी उपलब्धता देख लें, मैं शाम को 8:30 बजे के बाद ही आरएनए ले पाऊंगा, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई। टू एनहांस ट्रेड रिलेशन, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात फ्राइडे एंटर्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मैंने आप लोगों को यहां पर जानकारी दे दी। अब ये सिग्निफिकेंट और ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है, अब आप इस सवाल को अपने लिए वन लाइनर रूप से भी याद करके रखिएगा। वन लाइनर रूप से याद कैसे रखिएगा मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस 10 साल के इतिहास में, यानी कि 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट बना है 10 साल में। यानी कि 2022 से लेकर 2011 से लेकर अगर 22 की बात करें तो ये पहली बार हमने इतना शानदार कोई एग्रीमेंट किया है, भारत सरकार ऐसा मानती है। दूसरा, ये भारत का अब तक का फास्टेस्ट एग्रीमेंट है, यानी कि अभी तक हम लोगों के द्वारा इससे तेजी से कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया गया। दिस इज ए फास्टेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि किन्हीं दो देशों के बीच में मात्र 3 महीने तक ही नेगोशिएट हुआ, उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। मतलब यह हुआ कि हमने 3 महीने के अंदर अंदर ही इस पूरे नेगोशिएशन को अंजाम दे दिया। मजेदार बात यह देखिएगा कि भारत और यूएई के बीच में यह जो व्यापार है, यह अगले 5 साल के अंदर बढ़ा करके $100 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो सामान का व्यापार है वो तो 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो हमारा जो सर्विसेज में जो होने वाला व्यापार है वो $15 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब यह समझिए कि गुड्स के अंदर तो हमारा ट्रेड 100 बिलियन तक पहुंचेगा और वस्तुओं में हमारा जो व्यापार है वो $15 बिलियन तक पहुंचेगा। सर्विसेज में हमारा व्यापार $15 बिलियन तक पहुंचेगा। यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत आने वाले क्षेत्र में बहुत ही अल्टीमेट कार्य करने जा रहा है। असल में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, यानी कि कृषि उत्पाद जो है, उनके अंदर हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। इस प्रकार से भारत का अफ्रीका से भी रूट बढ़ेगा, क्योंकि अफ्रीका के साथ यूएई के टाई अप्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भारत के इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट में यह समझिए कि हमारा अपने आप में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में यह अब तक का सबसे बड़े एग्रीमेंट के अंदर इसे शेयर किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल बातचीत के दौरान आबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ में वर्चुअल बातचीत करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए माना जा रहा है। साथियों, कहा जा रहा है कि जिस दिन से हम लोग एग्रीमेंट में एंट्री कर जाएंगे उस समय से ही जीरो ड्यूटी, यानी कि टैक्सेशन जो है वो 0% हो जाएगा। पहले ही दिन एंट्री इनटू फोर्स द एग्रीमेंट अकाउंटिंग 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएई इन वैल्यू टर्म्स। आप ऐसे सोचकर देखो, भारत के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सौदा साबित होगा। कारण यह है कि भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है यूएई को, उस पर अब टैक्स ही नहीं लगेगा। यानी कि जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद इंप्लीमेंट होने में शायद अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल के डे 1 से जिस दिन हमारा ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, भारत का एक्सपोर्ट जितना भी यूएई में होगा उस पर 0% टैक्स वसूला जाएगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत को इससे लगभग $26 बिलियन का फायदा होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब एक अलग ही लेवल पर, मतलब यह समझिए कि 5% जो ड्यूटी देते हैं वो जब 0% में बदल जाएगी, इसके बाद तो इंडिया का बहुत बड़ा मुनाफा यहां पर होने वाला है। साथ में यूएई ने हमसे कहा है कि वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेगा। मोदी जी के द्वारा जो कश्मीर के अंदर 5 बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं सऊदी की तरफ से, यानी यूएई की तरफ से, उसके भी वेलकम कहा गया है कि यह बहुत ही अच्छा होगा कि यह कार्यक्रम आपके साथ में मिलकर के किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड साइन हुआ वो कई विषयों के ऊपर हुआ, यानी कि सीईपीए छोटी चीज नहीं है। हमने अपने आप में इनको बहुत सारी चीजों को मिलाकर के किया है। यहां पर आप देख सकते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान उल नहयान, जो कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर साइन किया, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे द्वारा यह बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के अंदर हम सब व्यापार, वस्तुओं में व्यापार करेंगे। हम मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, इनके साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के अपनी अलग काउंसिल बनाएंगे। साथ में कस्टम से रिलेटेड जो भी जानकारी होंगी, डिजिटल ट्रेड जो होगा, इनको बढ़ाने का प्रयास भारत के द्वारा
आबू धाबी के साथ में मिलकर के, यूएई के साथ में मिलकर के किया जाएगा। साथियों, माना जा रहा है कि भारत के होने वाले जितने भी व्यापार हैं यूएई के साथ में, उन व्यापारों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जिसमें कि किसी नेगोशिएशन की जरूरत पड़े, किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़े कि हम दोनों के बीच में व्यवहार खराब हो रहा है, उस स्थिति के अंदर गिफ्ट सिटी जैसी जगह पर हम लोग बैठ करके, जो गुजरात के अंदर बनाई गई है, वहां पर बैठ करके एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन भी कर लेंगे। यानी कि प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश ने एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट किया है, ऐसा सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। यानी कि हमारे द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की गई है यूएई के साथ में, जिसकी वजह से ना केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ में इनोवेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयास किए जाएंगे यूएई के साथ मिलकर के। इसके साथ साथ दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। भारत के द्वारा सर्विस सेक्टर के अंदर दोनों देशों के बीच में बहुत सारा सहयोग प्रस्तावित है। ऑलरेडी भारत के द्वारा कई लाख इंडियंस वहां रहते हैं। यूएई की कुल आबादी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा ऑलरेडी इंडियंस का है। भारत को यूएई में रह रहे भारतीयों से मतलब टॉप, यानी एक तरह से मानिए टॉप 3 नेशंस में अगर बात की जाए तो रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं, यानी विदेशों के द्वारा जो संप्रेषित धन प्राप्त होता है उसमें यूएई का योगदान बहुत बड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हम तेल तो प्राप्त करते ही हैं, इसकी एवज में भारत की तरफ से अपने जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर अपने द्वारा सर्विसेज, क्योंकि इंपॉर्टेंटली आप इस बात को समझिए कि हमारे लिए यूएई से तेल का इंपोर्ट करना बहुत मायने रखता है, लेकिन हम उन्हें क्या देंगे? तो चूंकि यूएई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बड़ी कमी है, तो भारत अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वहां पर इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगा। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर बहुत मायने रखता है। केमिकल्स, दवाएं, साथ में सर्विस सेक्टर, इन सब के अंदर भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ऐसी स्थिति में जहां हम एक और यूएई से इंपोर्ट के रूप में तेल प्राप्त करेंगे, वहीं एक्सपोर्ट के रूप में अपनी सर्विसेज जब हम उन्हें देंगे, तो निश्चित ही यह व्यापार दोनों के बीच में एक ऐसा व्यापार सिद्ध होगा जो आने वाले समय में दोनों को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसको लेकर के सभी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत क्या क्या चीजें बेच सकता है। भारत जेम्स एंड ज्वेलरी बेच सकता है, टेक्सटाइल है, लेदर, फुटवियर है, प्लास्टिक है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस हैं, फर्नीचर, वुड प्रोडक्ट और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। इन सब चीजों को भारत अपने इन एग्रीमेंट के माध्यम से यहां पर भेज पाएगा। यह भारत के लिए अपने आप में एक बेनिफिशियल चीज होगी। माना जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस की ही अगर हम बात करें तो लगभग अगले 5 सालों में $1 बिलियन का हमारा ग्रोथ दर्ज किया जाएगा। आने वाले समय में जो कंपनीज हैं उनका 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस जब वहां जाएंगी उनके लिए एक अलग से मतलब यहां पर एक वो बनाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अब दोनों देशों के बीच में यूथ को विशेष रूप से कार्य करने के लिए काफी मोटिवेट किया जाएगा। काफी सारे रोजगार बढ़ने की यहां पर उम्मीदें सरकार के द्वारा व्यक्त की गई हैं। एक प्रकार से कुल मिलाकर यह कहा जाए तो हमारे इन एग्रीमेंट्स में कुल मिलाकर के सरकार का फायदा, देश का फायदा सुनिश्चित दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आने वाला टाइम बताएगा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में यहां पर साझा कर दी हैं। क्लास पूरी होने के बाद अंकित अवस्थी सर पर ये सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई प्राप्त हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इन्हीं बातों के बीच में एक बात और निकल करके आई और वो बात ये थी कि भारत अपनी 24वीं जो आईआईटी है, 23 आईआईटी ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं। एक और आईआईटी अब हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपनी ब्रांच खोलते हैं गल्फ में ले जाकर के, विदेशों में ले जाकर के, ऐसे ही भारत के जो टॉप आईआईटीज हैं ये अपनी ब्रांचेस यूएई के अंदर खोल सकेंगे। दो बहुत बड़ी बातें हैं। असल में क्या है कि भारत का जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में भारत से बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं, इंडियंस को पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी स्कूल्स चाहिए। जो लोग ऑलरेडी गल्फ में रहते हैं वो जानते होंगे कि गल्फ कंट्रीज में इंडिया के द्वारा इंडियन स्कूल्स चलाई जाती हैं। उन स्कूल्स का नाम ही इंडियन स्कूल होता है। उसमें सीबीएसई का सिलेबस चलता है, आपके आईसीएसई का सिलेबस चलता है। भारत के बहुत सारे जो बाहर जाते वाले पेरेंट्स बाहर जाते हैं वो अपने बच्चों को उनके बोर्ड में नहीं पढ़ाते, इंडियन बोर्ड में ही पढ़ाते हैं। इस वजह से अब उन बच्चों को वहीं पर जो ऑलरेडी भारत के लोग बाहर गए हुए हैं उन्हें वहीं पर पढ़ने के लिए और स्कोप क्रिएट हो जाएगा। यह भारत के लिए एक उपलब्धि कारक होगा, यानी कि एक आईआईटी अब हमारी बाहर भी खुल जाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यूएई के अंदर ट्रेड डील में इस बारे में बात की गई है। ठीक इसी प्रकार से भारत ने
और जो बातें यहां पर की हैं उन बातों के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां पर निकल के आ रहा है कि जो आबू धाबी है और दुबई जो है, दुबई असल में अब एक प्रीमियम लीग बनाने जा रहा है। जैसे आईपीएल की तर्ज पर दुबई प्रीमियम लीग डीपीएल हो जाएगा। उसके अंदर अडानी ग्रुप जो है उसका इन्वेस्टमेंट सुनने में आ रहा है। शाहरुख खान भी वहां पर अपने द्वारा एक टीम परचेज करेंगे ऐसा माना जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब फिर चाहते हुए भी ये जो है इसका फोटो फिर सामने आ गया। पाकिस्तान की मेहनत पर फिरा पानी, क्योंकि एमआर निवेश करने आ रहा है श्रीनगर में। एमआर असल में यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो श्रीनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है, यानी कि इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसका भी मोदी जी ने स्वागत करते हुए बात की। तो उम्मीद है कि दो देशों के बीच में आने वाला ट्रेड सकारात्मक होगा। अगर आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर करना कतई ना भूलें। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दें। सेशन में पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। यह काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। भारत की राजनीति में इसका योगदान थोड़े आने वाले दिनों में दिखाई दे जाएगा। आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिनों पहले कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जर्मनी के जो हैकेन क्रूज है, नाजियों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाने वाला वो जो हमारे वाला स्वास्तिक से मिलता जुलता चिन्ह है जिसे हैकेन क्रूज के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग करने पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम स्वास्तिक का उपयोग कनाडा के अंदर नहीं होने देंगे, प्रदर्शनकारियों के द्वारा उसका उपयोग नहीं होने देंगे। और हमने अपनी क्लास में शायद 3 दिन पहले ही यह बात पढ़ाई थी, आप लोगों को बताया था कि कनाडा में किस प्रकार से भारतीयों के द्वारा यह विरोध दर्ज कराया गया है कि जस्टिन ट्रूडो आपकी इतनी भी समझ नहीं है कि आप जो है वो स्वास्तिक और हैकेन क्रूज के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने ये पाठ कनाडा को तो पढ़ा दिया, हमें क्या पता था कि हमारे राजनेताओं को भी यह पाठ देखने की आवश्यकता है। कहां पर अटकी है कृपा, आइए जानते हैं। साथियों, हाल ही में बिहार के अंदर एक प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद हो गया है। विवाद होना अपनी जगह है क्योंकि बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 100 साल पूरे होने पर एक स्तंभ वहां बनाया जा रहा है, एक पिलर बनाया जा रहा है। उस पिलर के ऊपर अशोक चिन्ह लगे या फिर स्वास्तिक लगे, इसको लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन वहां के प्रमुख राजनीतिक दल के नेता के द्वारा यह कहना कि जर्मनी के नाजियों के बदनाम स्वास्तिक चिन्ह को माथे पर लगा लेंगे, यह दिखाता है कि फिर से मैं अक्सर अपनी क्लास में एक लाइन बोलता आया हूं और वो यही है कि हम अपने ही राष्ट्रीय गौरव का, आपको स्वास्तिक लगने देना है नहीं लगने देना है, यह अलग पार्ट है, लेकिन आप ही अपने चीजों को नहीं पहचानेंगे तो आप जस्टिन ट्रूडो को क्या समझाने जाएंगे। आप इधर देखिए, एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर हम इस मसले के ऊपर लौटकर वापस आएंगे। आरजेडी जो कि यहां का मतलब प्रमुख वो है राजनीतिक दल है बिहार का, उनके द्वारा लिखा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को चुनौती दी है कि बिहार से भी अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्हों को हटाकर नाजियों का बदनाम स्वास्तिक चिन्ह माथे पर लगा देंगे। नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर ऐसे ही कब तक देखते रहेंगे। तो जनाब बात यह है कि जब ये बातें निकल कर आ रही हैं कि साहब ये एक प्रकार से स्वास्तिक को लेकर के ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक चिन्ह की जगह पर स्वास्तिक का लगाया जाना, तो ऑटोमेटिकली स्वास्तिक, हैकेन क्रूज और ये विवाद सारा ही जानने का मन करता है। आइए थोड़ा विवाद को जानते हैं, क्या मामला क्या है। देखिए साथियों, बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हुए। 100 साल पूरे हुए तो 100 साल पूरे होने के अवसर पर आप पूछेंगे देश तो 1947 में आजाद हुआ, देश की आजादी को 75 साल भी पूरे नहीं हुए, बिहार विधानसभा को 100 साल कैसे पूरे हो गए। तो चलिए पहले तो मैं आपको वो जानकारी बता देता हूं जो बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई है, आप उसको समझ लीजिए। साथियों, 7 फरवरी 1921 को जो आज की बिहार विधानसभा है, इसके अंदर पहली बार बैठक हुई थी। उस समय सर वाल्टर मोड ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, आज जिस जगह विधानसभा चल रही है यहां ऑलरेडी विधानसभा चली थी। 7 फरवरी 2021 को इसके 100 साल पूरे हुए थे, अभी तो उसका 100 वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। फरवरी 1921 में हुआ यह था कि राज्यपाल हुआ करते थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से इस बिल्डिंग का गठन किया था। असल में कहने का अर्थ यह हुआ
कि बिहार राज्य का अलग से जब निर्माण हुआ तो उसमें देश की आजादी से पहले बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक विधान परिषद का गठन किया गया था और वो इस बिल्डिंग में बैठा करती थी। मतलब ये समझिए कि 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा बिहार था, उस बिहार को लेकर के बंगाल के साथ मिलाकर के, बिहार को बंगाल से अलग करके और उड़ीसा के साथ मिलाकर के एक विधान परिषद के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया था। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग राज्य बनाने का निर्णय 1909 के अंदर किया गया था। बिहार और उड़ीसा, इसका मतलब यह हुआ कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर अलग अस्तित्व में आए और अलग अस्तित्व में आने के बाद में इस विधानसभा भवन का गठन किया गया, जो आज अपने 100 साल पूरे कर चुकी है। उसके बाद में अब यहां पर हो यह रहा है, 100 साल पूरे होने के बाद यहां पर एक पिलर निर्माण किया जाना है। उस पिलर को आप यहां पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी और ओम बिरला जी इस पिलर को देखते हुए पाए गए हैं। यह पिलर कहां लगेगा? बिहार विधानसभा के सामने लगेगा। अब इस पिलर को अगर आप गौर से देखें तो इस पिलर के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको दिखाई देगा। ये इसका डमी रखा हुआ है। डमी से मतलब है कि अभी बड़ा बन करके इसको बड़ा बनाया जाएगा, सैंपल रखा हुआ है। जरा इधर देखिए, इधर देखिए साथियों, यहां पर आपको ये प्लस का सा साइन दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, शायद आप देख लें, ये रहा स्वास्तिक। ठीक है, ये स्वास्तिक लगा हुआ, ये स्वास्तिक लगा हुआ। इस पिलर पर स्वास्तिक को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है और बिहार की राजनीति में जब स्वास्तिक आया है तो बिहार के प्रमुख अपोजिशन पार्टीज और मतलब जो आरजेडी और कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि आप यहां पर अशोक चक्र का उपयोग क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर और जितने भी पिलर्स लगे हैं उन पिलर्स के ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। लेकिन यहां पर अब मुद्दा क्या बन रहा है कि जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो भारत के राज चिन्ह के रूप में सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह बैठे हैं, जिसके नीचे सत्यजेव जयते लिखा हुआ है, उसका उपयोग ना करके स्वास्तिक का उपयोग किया जा रहा है। अब स्वास्तिक के उपयोग को लेकर के बिहार सरकार का क्या तर्क है वो भी जान लीजिए। इनकी तरफ से, यानी कि जो बिहार के अंदर अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका कहना है कि यह देश की सेक्युलर छवि के खिलाफ है। यानी किस चीज के खिलाफ है? कि आप जो है वो धर्मनिरपेक्ष होने के नाम पर किसी धर्म विशेष के चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। सरकार की दलील है, सरकार की दलील यह है कि एक बार अपने लेटर पैड चेक कर लो। जिन भी लेटर पैड्स पर आप अपने लेटर लिखते हैं, यानी सरकारी कार्यकाल होते हैं, उनके ऊपर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ देख सकते हैं। बिहार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आज भी लेटर पैड्स पर स्वास्तिक का चिन्ह चलता है। स्वास्तिक जो है, जैसे ओम लिखा जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, यह किसी शुभ कार्य का प्रतीक माना जाता है और उसी की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। यह सरकार की दलील हुई। लेकिन दलीलों में यदि वो ये कहने लग जाएं कि यह नाजियों के द्वारा उपयोग में लिया गया स्वास्तिक है, इसका मतलब मूल रूप से कहीं और गड़बड़ छिपी है। जहां हमने अभी कल की न्यूज में, अब मुझे ध्यान आ रहा है शायद मैंने आपको 3 दिन पहले, होपफुली फ्राइडे के दिन ये न्यूज पढ़ाई है, जिसमें मैंने ये बताया था कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको और उनके एक नेता को, जिन्होंने हिंदुत्व स्वास्तिक को कंफ्यूज कर लिया था नाजियों के हैकेन क्रूज से, आज हमारे राजनेता भी ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं मतलब कंसेप्चुअली गलती कर रहे हैं। राजनेताओं से निवेदन है कि इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझें, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। स्वास्तिक जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, स्वास्तिक जो कि यह दर्शाता है कि हिंदू सनातन परंपराओं में यह सौभाग्य लाता है, सफलता को दर्शाता है, शुभ कार्य को दर्शाता है। वहीं हैकेन क्रूज लोगों के दमन को दर्शाता है, लोगों के द्वारा की गई ज्यादतीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहूदियों का अंत किया गया था। दोनों में रात दिन का फर्क है। इस तरह से अगर आप खुद ही लोग कंफ्यूज कर गए तो हम कनाडा जैसे देश को क्या ही पाठ पढ़ाएंगे, हिंदूवादी संगठन क्या लिख करके इनको बोलेंगे। ये जानकारी आप लोगों के लिए जानने लायक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाई थी, अगर यही आपस में कंफ्यूज होने लग गई तो ये काफी बड़ा इशू बन सकता है आने वाले समय में। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल जो है, उन्होंने अपने द्वारा इसको अपने ऑफिशियल चैनल पर लिख करके दे दिया है कि बदनाम स्वास्तिक चिन्ह जो है उसको माथे पर लगा देंगे। अब यार ये काफी मतलब, हम ठीक है, हम सेक्युलर होने के नाम पर यह बोल सकते हैं कि हम राज्य का कोई धर्म नहीं मानते, लेकिन जब राज्य का धर्म नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म का अपमान करें। यह भी सेक्युलरिज्म नहीं है। आप यदि यह मानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह को बदनाम कहेंगे आप,
निश्चित ही ये भी सेक्युलरिज्म नहीं है, है ना। स्वास्तिक का आप सेक्युलरिज्म का अर्थ समझने में अगर कहीं भी गलती कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप राज्य के नाम पर ये कह सकते हैं कि राज्य किसी भी धर्म का प्रसार नहीं करेगा, प्रचार प्रसार नहीं करेगा, लेकिन करने वाले को रोकेगा नहीं। ये सेक्युलरिज्म है। आपकी जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा ये राज्य के ऊपर है। अगर वो करता है तो सभी को इक्वेट करके करेगा। जैसे सरकार के द्वारा हज यात्रा कराई जाती है, सरकार के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई जाती है, ये सब चीजें आपके सेक्युलरिज्म के प्रसार में ही काम में आती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहने लग जाएं कि स्वास्तिक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो तो आपके लेटर पैड्स पर भी है और चलता आ रहा है। बहुत सारी जगह पर धार्मिक चिन्हों का प्रयोग होता आया है। इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाएं, लेकिन किसी चीज को नीचा गिरा करके मुद्दा ना बनाएं। ये एक विषय है जो आने वाले समय में काफी ज्यादा डिस्कस किया जा सकता है। आने वाले समय में इसके बारे में और चर्चाएं होती रहेंगी, राजनीति अपना काम करेगी। हमने अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दिया कि चल क्या रहा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हैकेन क्रूज की कहानी अगर जाननी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं परसों के सेशन में ये पढ़ा रहा था और बत्ती चली गई थी और बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कहा गया था कि सर एक बार प्लीज़ हमें वो हरित एनर्जी वाला कंसेप्ट सिखा देना। हालांकि वो फ्लो वापस आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं एक बार जो पढ़ा देता हूँ वापस वो चीज़ पढ़ाने का फ्लो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने द्वारा कुछ कंसेप्ट आपको सिखा रहा था वो वापस से रिवाइज करा देता हूँ। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में हरित अमोनिया नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी जारी की गई है, जिसके अंदर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। तो आइए मैं आपको पहले ये बता देता हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसका ग्रीन अमोनिया से क्या लेना देना है और भारत सरकार किस प्रकार से इस नीति को टारगेट कर रही है। मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भारत सरकार ने हाल ही में जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के पॉलिसी बनाई है, ग्रीन अमोनिया को लेकर पॉलिसी बनाई है, उसका क्या उपयोग होने वाला है, ठीक है ना। आइए इसको चर्चा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा की गई थी। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ग्रीन अमोनिया क्या होता है, इनका उपयोग कहां होता है और सरकार क्या करना चाहती है। देखो बच्चों, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पैदा होने पर किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना होता हो, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। आप लोग 3 प्रकार की हाइड्रोजन जानते हैं। 3 प्रकार की हाइड्रोजन में सबसे पहली वाली हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है। यानी कि आप अगर हाइड्रोजन बनाएं तो हाइड्रोजन बनाते समय अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए तो ऐसी बनी हुई हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप मीथेन को तोड़कर इसमें से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे तोड़ें या किसी भी रिएक्शन के माध्यम से इसे तोड़ें, हाइड्रोजन अलग करें और कार्बन अलग करें, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके वायुमंडल में छोड़ दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा और जो ये हाइड्रोजन पैदा होकर आएगी इस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने फिर से एक और तरीका लिया जिसमें कि यह कहा कि मुझे हाइड्रोजन तो बनानी है लेकिन जो कार्बन है मैं उसे किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ लूंगा। यानी कि कार्बन बनेगा, बनने के बाद में उसे एटमॉस्फेयर में जाने नहीं दूंगा। एटमॉस्फेयर में ना जाने दूं इसका मतलब यह हुआ या तो किसी मशीन से मैं उसे सोख लूंगा या फिर मैं बहुत सारे प्लांट्स लगा करके जितना मैंने कार्बन पॉल्यूट किया है उन कार्बन को बचाने के लिए उतने ही पौधे और लगा दूंगा ताकि कार्बन का अवशोषण हो सके। इस प्रक्रिया को मैंने ब्लू हाइड्रोजन कहा। 2 प्रकार की हाइड्रोजन ये थी। तीसरी प्रकार की हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें यह कहा कि आप हाइड्रोजन को जब बनाएं तो बनाते समय किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो, बने ही नहीं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर अगर आपके पास में मैंने पानी से लेकर के H2 का निर्माण किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि H2O की वजह से अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता हूं तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन से H2O से हाइड्रोजन और O2 बनती है। दोनों ही प्रकृति के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी कि हाइड्रोजन तो हमारे काम में आ जाएगी और ऑक्सीजन पर्यावरण में मुक्त हो जाएगी। यानी पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाए तो यह सौदा बुरा सौदा नहीं है। फिर सवाल बना, बोले सर एक बात बताओ, H2O को तोड़ करके H2 प्लस O2 बनाई गई तो H2O को तोड़ा कैसे जाता है? क्या मैं मेरे घर में तोड़ सकता हूं क्या? अब यह सवाल तगड़ा है
क्या मैं अपने घर में H2O को तोड़ सकता हूं? जब सवाल का आंसर खोजते हैं, आंसर है जी नहीं, आप घर में तो नहीं तोड़ सकते। कि मतलब वही वाली बात है कि सब मैं पानी को सूंघ लूं एक बार तो मेरी ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? होता यह है साथियों कि अगर हम ऑक्सीजन की मतलब जल की रासायनिक संरचना देखें तो रासायनिक संरचना में यह माना जाता है कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है और हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में हुए इसी अंतर के कारण ये इस फॉर्म में पाया जा सकता है। किस फॉर्म में? OH- और H+। हालांकि ये इस आयनिक अवस्था में रहते नहीं हैं, ये एक मॉलिक्यूलर अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये इस प्रकार से अगर सेपरेट किए जाएं तो हाइड्रोजन पर कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज लिए हुए पार्टिकल्स को मैंने एक बीकर में डाला। समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे ये प्रक्रिया होती है। इधर देखो साथियों, यहां पर ये OH और हाइड्रोजन जो है इनको मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया ऐसे करके, H+, OH-, OH- H+। इस प्रकार से मैंने तमाम प्रकार के OH- और H+ आपके लिए यहां पर रख दिए। ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने क्या किया, इन प्रकार से बनी हुई जो बीकर है उस बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ दो तार गाड़ दिए और उनको विद्युत से जोड़ दिया। विद्युत से जोड़ दिया, ये सर्किट मान लीजिए पूरा कर दिया मैंने। इस पर एक पर डाल दिया प्लस चार्ज और एक पर डाल दिया माइनस चार्ज। दो विद्युत ऋणता के लिए इलेक्ट्रोड हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिए। यानी बिजली को तोड़ने के लिए जो सेल बनाया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। लाइसिस एक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को तोड़ा जाए, किसी अणु को तोड़ा जाए, उसे लाइसिस कहा जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटती है तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्लस के पास में ये OH- जाके चिपकना चाहेगा, ऐसे ही इस माइनस के पास में ये H+ जाके चिपकना चाहेगा। इन दोनों के पास में एक दूसरे के जाने के बाद इन दोनों ही इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड से निकल करके मुक्त हो जाएगी हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा, ऐसा हम अपेक्षित करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि कुछ ऐसा संभव है। आप पूछेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल है तो क्या OH- और H+ अलग अलग घूमते हैं क्या? मैंने कहा जी नहीं घूमते। तो क्या होता है? मैंने कहा असल में तो ये H और OH बॉन्ड के रूप में रहते हैं, लेकिन इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर को अगर आप इलेक्ट्रोड लगा के तोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखिएगा, लाइसिस मतलब होता है टूटना और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से किसी का टूटना। अब आप सवाल पूछेंगे सर एक बात बताइए, तोड़ने के लिए बिजली कहां से लाए? मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये जो आपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं ना, मैंने कहा जी, इनके अंदर बिजली कहां से आई, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई? मैंने कहा बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना ये कहां से आई, इसी को लेकर के नई पॉलिसी बनी है। बोले बताइए कहां से आई? मैंने कहा अगर ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने कोयले से निकली हुई ले ली होती, कोयले से निकली हुई ले ली होती का मतलब यह हुआ कि कोयले को गर्म किया, भाप बनाई, स्टीम बनाया, जो आजकल हमारी एनर्जी आती है कोयले से बनने वाली, कोल थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही निकलती है। जब कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही निकलती है तो बड़ा सवाल यह है फिर ये ग्रीन कहां से हुई? हाइड्रोजन बन तो गई, लेकिन इसको ग्रीन कैसे कहोगे? ग्रीन कैसे कहोगे का मतलब आपने कंसेप्ट में कह रखा है कि हम बिजली का उपयोग करेंगे, बिजली का उपयोग करेंगे और हाइड्रोजन बिना पॉल्यूशन के बन जाए। पॉल्यूशन तो हो गया, फिर ग्रीन कैसे कहोगे? मैंने कहा सरकार इसमें समझदारी दिखा गई। सरकार ने कहा पानी तोड़ने के लिए जो हम बिजली उपयोग में लेके आएंगे, यह बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से लाई जाएगी। कहां से लाई जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी से लाई जाएगी, यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा से लाई जाएगी। अब आप पूछेंगे ये कौन सी चीज आ गई? मैंने कहा बेटा रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, है ना, विंड एनर्जी आ गई, या फिर जो विद्युत, जैसे कि आप लोग ऐसी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जिससे कि, है ना, टाइडल एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी आ गई। ये जितनी भी एनर्जीज है ना जिनका कि नुकसान नहीं है, अगर आप वहां से बिजली लेकर आए
तो ये काम हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, और वो सवाल बहुत प्यारा सवाल आएगा। सवाल ये है, सर एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाओ हमें। हमने कहा बताओ सर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी ये सबसे ज्यादा कहां है? मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा तो भारत के कोस्टल राज्यों में है, और हमारे उत्तर भारत में राजस्थान और गुजरात में है। बोले ठीक है सर, एक बार राजस्थान का उदाहरण लेते हैं अपन। मैंने कहा बताओ सर, राजस्थान में आपने सोलर एनर्जी की तो व्यवस्था कर ली, अब पानी तोड़ना है आपको। पानी तोड़ने के लिए पानी होना भी तो चाहिए। मतलब अरे सर, पानी होना चाहिए का सीधा सा अर्थ यह है कि जब पानी होगा ही नहीं तो टूटेगा कैसे? कहना क्या चाहते हो? सर राजस्थान में पीने का पानी तो है नहीं, हाइड्रोजन कहां से बनाओगे? हाँ यार ये तो बात सही है, राजस्थान में पीने का पानी है नहीं तो वाटर तोड़ करके, क्योंकि प्रक्रिया में हो क्या रहा है, वाटर को तोड़ा जा रहा है, तो लाओगे कहां से? मैंने कहा हाँ ये तो सही है। सर थोड़ा मैप पर दिमाग पर जोर डालो, मैप में क्या कहती हैं चीजें? मैंने कहा यार मैप में कहती है कि भारत में जो एकदम पीने लायक पानी है, शुद्ध जो पानी है, जिसमें कि मतलब नमक की मात्रा सबसे कम है, वो गंगा का पानी है। गंगा या ब्रह्मपुत्र, अरे यही दो तो पानी है, बाकी तो फिर समुद्र का पानी है, उसमें तो ऑयल और बहुत सारे आयन है, वो वैसे ही नहीं तोड़े जाएंगे। बोले हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको हाइड्रोजन पैदा करनी है तो आपको ऐसा पानी तोड़ना पड़ेगा जहां पानी हो भी और उसके अंदर होने के नाम पर वाटर जो है पीने लायक पानी हो। वो पानी जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही है सबसे ज्यादा पानी। आप कहेंगे सर ऐसे तो कृष्णा गोदावरी, अरे वो अपना ही घर भर ले वही पर्याप्त है, उस पर प्रयोग करने के लिए पानी नहीं है। जो अतिरिक्त पानी आप समुद्र में डाल रहे हैं, मान लीजिए कि आपके द्वारा समुद्र के अंदर पानी डाला जा रहा है, बांग्लादेश में गंगा का पानी जा रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी बांग्लादेश में जा रहा है। ऐसी स्थिति में आसाम और पश्चिम बंगाल और बिहार, ये तीन ऐसे राज्य हो गए जहां पर शुद्ध पानी बहुतायत में है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां जगह नहीं है। जगह से मतलब जगह इस चीज की नहीं है कि मैं सोलर पावर प्लांट लगाऊं। सोलर पावर प्लांट लगता है राजस्थान में, और पानी बैठा हुआ है आसाम में, पानी बैठा हुआ है बिहार में और पश्चिम बंगाल में। होगा कैसे? सोलर एनर्जी पैदा यहां हो रही है, काम में यहां लेनी है, मैनेज कैसे करूं? सरकार इस आइडिया के साथ आई। क्या कहा पता है? सरकार ने कहा है कि आप सोलर एनर्जी कहीं भी पैदा करिए, आपका जो सोलर एनर्जी राजस्थान से पैदा होकर अगर आसाम में भिजवाना पड़ गया तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का मतलब समझ रहे हैं? अरे जो तार में डाल करके बिजली आप भेजेंगे, क्योंकि बिजली यहां पर पैदा हो रही है, भारत के किसी भी कोने में भेजिए, लेकिन जाएगी तो तार से ही। तो तार में होकर के जो बिजली जाएगी उसके लिए तार की कीमत, तार का ट्रांसपोर्टेशन, तार की रखरखाव, वो हमारी तरफ से फ्री। मस्त रहिए। आए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोच के देखिए कि सरकार ने किस मुद्दे को पकड़ा है। टेक्निकल चीजें समझने का प्रयास करिए। जो पॉलिसी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज डाली गई है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन तक ले जाने के लिए, ताकि पॉल्यूशन का मामला ही खत्म और बिजली आसानी से पहुंचे। यह काम परफेक्ट रूप से कर पाई जाएगी, यानी इसमें कोई भी खर्चा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। 2025 से पहले निवेश कर देना, यह सरकार का कहना है। तो बोलिए, अगर आपको यह पॉलिसी समझ में आई हो तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भारत ने जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया है इस पॉलिसी के अंदर, वो क्या कहा है कि आने वाले 25 सालों तक फ्री पावर ट्रांसमिशन अंडर द न्यू पॉलिसी दे दिया जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जनरेशन अगर आपको करना है तो हाइड्रोजन जनरेशन के लिए पावर का ट्रांसमिशन हमारी तरफ से फ्री, यानी कि आप इधर से बिजली लीजिए, वहां पर तोड़ने के लिए ले जाइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन करके आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बन करके आएगी वो मजेदार आएगी। अब एक और सवाल बना, और क्या सवाल बना? बोले सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन तो बन गई, अब सर एक बात बताओ, ग्रीन अमोनिया कैसे बनाओगे? आप पूछोगे ग्रीन अमोनिया क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूं। वायुमंडल में आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% है। 78% नाइट्रोजन तो आपने यहां से ले ली। अब ध्यान से सुनो बेटा फिर से, हाँ जी यहां पर सुनिए। नाइट्रोजन जो है वो तो आपने पर्यावरण से ले ली, हाइड्रोजन आपने ग्रीन वाली ले ली। नाइट्रोजन कहां से आ गई? नाइट्रोजन वही वाली जो आप लोगों ने वायुमंडल में 78% जान रखी है, और हाइड्रोजन आपने ग्रीन वाली ले ली। तो क्या बन गया बेटा? बन गई अमोनिया। अमोनिया का क्या करोगे सर? अमोनिया से क्या बनाओगे? मैंने कहा बेटा अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा दो,
आपका यूरिया बनकर के तैयार हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में यूरिया बनकर के तैयार हो जाता है। तो फिर आप पूछेंगे अच्छा तो ये सारा कारनामा जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के, ग्रीन अमोनिया बनाने के, और उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि आप यूरिया बनाने में उसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा देखो बेटा, एक तीर से कितने निशाने हो गए। पहला, आपकी हाइड्रोजन ग्रीन है, इसका फायदा सुनो। हाइड्रोजन अगर बन गई तो आपके ईंधन के रूप में तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है ना, वो किसी से भी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये समझो जितने भी प्रकार के फ्यूल चल रहे हैं, कार्बन वाला फ्यूल, चाहे वो सीएनजी वाला हो, एलपीजी वाला हो, या कोई सा भी फ्यूल चल रहा है, उसमें जो सबसे पोटेंशियली एफिशिएंट फ्यूल है ना, वो हाइड्रोजन वाला फ्यूल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत हल्का है, बहुत कम जगह घेरता है। जब आप इसको कंप्रेस करके किसी में भरने में कामयाब होगा, यानी लिक्विड हाइड्रोजन अगर बना ले गए ना, तो आपका फ्यूल का काम सस्ते में निमट गया। फायदा क्या हुआ? इस फ्यूल का उपयोग आप, अब देखो, आसाम वाले क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बन गई। आप दिमाग लगाइए, आसाम में ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है, उसी बेल्ट में आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, पश्चिम बंगाल, इसी बेल्ट के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर लोहा निकलता है। उड़ीसा बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत का ही केंद्र बना हुआ है, लोहा केंद्र है। तो यहां पर क्या है कि लोहा जब बंद निकलता है तो लोहे को स्मेल्टिंग करनी होती है, स्टील में बदलने के लिए गर्म करना होता है, उबालना होता है, पानी की तरह बनाना होता है लोहे को, तब जाकर के शुद्ध स्टील बनकर के उसमें से निकल के आता है। भारत क्या करता है कि कोयला खानों में से खोद करके निकालता है, स्टील के लिए जो आयरन का ओर निकला है उसको गर्म करता है, उसमें से शुद्धिकरण के बाद थोड़ा बहुत स्टील निकाल पाता है। हमारे पास इतने अच्छे कोयले नहीं हैं कि वो आयरन को पिघला सकें और पिघला करके उसको पानी में बदल सकें, यानी लिक्विड आयरन में बदल सकें। इसके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करता है, जिसे स्टील ग्रेड कोल कहा जाता है। अब हमारे पास में चूंकि स्टील ग्रेड कोल नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारी बड़ी मुसीबत यह होती है कि हम पहले कोयला मंगाएं, अपने आयरन को जो है वो पिघलाएं और साफ करके स्टील में बदलें। तो भारत हमेशा से क्या करता रहा कि वो अपने यहां पर निकले हुए कोयले को लेता, अपने यहां निकले हुए आयरन के अयस्क को लेता और सीधा विशाखापट्टनम और पारादीप जो हमारा वो है पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां से होते हुए जापान भेज देता, चाइना भेज देता, हमारे द्वारा आयरन और भेजा जाता। वो लोग आयरन को पिघला करके स्टील में बदलकर हमें बेचते। तो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होता था यार स्टील के सेक्टर में। कैसे? पहले तो हम यहां से भेजते अपना अयस्क, वो लोग बदल के स्टील में भेजते, यानी हम कच्चा माल भेजते, वो लोग पका हुआ माल बेच के हमसे ही पैसा कमाते। अगर ग्रीन हाइड्रोजन बन गई, ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा प्रभाव कि ये कोयले का भी बाप है, इसके अंदर इतनी एनर्जी अगर आपने ये यूज में ले ली तो आप आयरन क्या, आयरन के पप्पा को भी पिघला सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप हाइड्रोजन का उपयोग अब स्टील प्लांट्स में भी कर पाएंगे। तो देखिए आसाम के अंदर ना केवल अब आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र जब पानी बहुत है, इस क्षेत्र के अंदर अब ना केवल हाइड्रोजन बनेगा, ना केवल फर्टिलाइजर बनेगा, बल्कि अब हमारा स्टील भी अपना हो जाएगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्लियर? तो स्टील के लिए काम हो गया। स्टील के साथ साथ हमारा काम किस पर सेट बैठ गया? फ्यूल के लिए काम बैठ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? फर्टिलाइजर का काम हो गया। फर्टिलाइजर भारत को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। इन दिनों भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी दुकानों पर फर्टिलाइजर की शॉप पर लाइन लगी हुई है। भारत फर्टिलाइजर के केस में आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बनाने के लिए जो आवश्यक हाइड्रोजन है वो नहीं है। हाइड्रोजन भारत की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी कारण से भारत सरकार ने हाइड्रोजन को पॉल्यूशन फ्री करते हुए पैदा करने का प्लान बनाया है। आप पूछेंगे पता नहीं ये कब एग्जीक्यूट होगा। भैया ये एग्जीक्यूट 2025 से पहले तो कर देना है, यानी कि इस काम के अंदर इंतजार नहीं चल सकता। आपको 3 साल का ही समय दिया गया है। आपको 25 साल के लिए बिजली का ट्रांसमिशन फ्री तभी मिलेगा जब आप 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर कितने सारे काम आपको इस पॉलिसी से हो जाएंगे, यह आपको समझने की बात होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपको यह तथ्य समझ में आ रहा हो तो सेशन को शेयर करने की कंजूसी मत करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे जरूर शेयर करिएगा। तो अपने आप में भारत सरकार ने इस पॉलिसी के माध्यम से बहुत सारे काम करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है सभी साथियों को अब यह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बना है, अगली न्यूज क्या बनी है वो देखिए।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है उसने एक न्यूज रिपोर्ट करी। न्यूज रिपोर्ट क्या करी? उसने कहा सीरियस सेफ्टी इंसिडेंट हुआ है, चाइनीज शिप ने हमें लेजर दिखाई थी, ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट ने ऐसा कहा है। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूं क्या मतलब हुआ। देखो भाई, पानी के अंदर जहाज चल रहा था चीनियों का। चीनी जहाज ने अपने ऊपर से एक लेजर बीम जो है ना वो मारी, किसके ऊपर? ऑस्ट्रेलिया के लड़ाकू वाहन के ऊपर। समुद्र की बात है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर की ही बात है। ऑस्ट्रेलियाई P-8A हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उस लेजर है वो हेलीकॉप्टर, आपको मालूम होना चाहिए P-8, ये इंडिया के पास भी है, P-8 पाइथन नाम से, अमेरिकी जहाज है ये, अमेरिकी हवाई लड़ाकू विमान है ये। अब ये पॉइजन जो है, ये जो हमारे पास भी है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, ये पानी के ऊपर से उड़ रहा था। चीनियों ने क्या किया कि इसको लेजर से मारने का निर्णय लिया। अब ये बात, वो हेलीकॉप्टर तो बच बचा के निकल लिया, लेकिन पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई, और वो ये है कि चाइनीज ने अब एक अलग प्रकार का वेपन बना लिया है जिसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल लेजर लाइट फोकस करिए, सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा। आप पूछेंगे ये क्या कहानी है साहब? कहानी ये है, आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट डेज में ये चीज निकल करके बहुत ज्यादा आने लगी है। क्या? कि चीनी सेना लेजर लाइट्स का उपयोग कर रही है। आप पूछेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, लेजर आती हुई दिखेगी तो सही ना? अरे नहीं मेरे प्यारे भाई, लेजर आती हुई ये तो दिखाने के लिए बताई हुई है, लेजर आती हुई दिखे ये जरूरी नहीं है। सर आप क्या बात कर रहे हो, आपके इसमें भी तो लेजर है ना? ये क्या सेल थोड़ा फ्यूज हो गया है ना? इसमें भी तो लेजर है ना सर, वो चमकती तो है, वो लाल लाल सी हम तो बचपन में खूब खेले हैं, वो आपको दिखाने के लिए ही है बस। वो जो असली लेजर है ना, जो कि आपके काम की लेजर है, जिसकी वजह से आप कहीं पे आतंक मचा सकते हैं, लेजर वेपन बना सकते हैं, वो अदृश्य भी हो सकती है। आपको एक बात बताइए, लाइट का अगर आपको स्पेक्ट्रम पता है तो आपको पता है विजिबल लाइट ही आपको दिखाई देती है। अल्ट्रावायलेट किसको दिखाई देती है? गामा किसको दिखाई देता है? एक्सरे किसको दिखाई देता है ना? रेडिएशंस तो है ना उसके अंदर। ऐसी ही स्थिति के अंदर जो ये लेजर लाइट है, ये अगर आप पे इंसिडेंट भी की गई तो आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो सबसे मुसीबत वाली बात यह है कि अगर किसी ने किसी पर लेजर टारगेट भी करी तो पता ही नहीं चलेगा। और अभी रिसेंट डेज में यह चीज कही भी गई है कि, और चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा भारतीय से किया भी था कि जो पेंगेंगसो वाला हमारे ऊपर विवाद हुआ था ना लद्दाख के अंदर, पेंगेंगसो लेक के अंदर हमारे सैनिकों को चक्कर आने शुरू हुए थे, है ना? हमने हवाना सिंड्रोम का हवाला दिया था। असल में चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं, अब लेजर लाइट्स के माध्यम से दुश्मन की सेना पर, आप सोच के देखिए, आप बैठे हुए हैं आराम से, आपने अपनी पोस्ट को पकड़ रखा है, आप गोली बंदूक पकड़ के पड़े, आप सोच रहे हैं कि दुश्मन आपके ऊपर बंदूक चलाएगा, दुश्मन बंदूक चला ही नहीं रहा, और आप वहीं पड़े पड़े मर गए। आपको क्या कहा जाएगा? सर्दी में मर गया साहब। नहीं, उन्होंने आपको देख करके टारगेट लेजर से कर दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा और आपको चक्कर आना शुरू हो गया। चक्कर आना शुरू हुआ और आपके अंदर की कोशिकाएं फट गई, आपका दिमाग ब्लास्ट हो गया और आप वहीं निकल लिए, मतलब किसी को पता भी नहीं चला। आप पूछेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर। अच्छा एक बात बताओ, कभी माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना गर्म होते हुए देखा है? वो खाना गर्म कैसे हो जाता है? उसमें ना तो आग निकलती, ना कोई लाइट जलती हुई दिखती, क्या होता है? अरे वेव्स हैं, वेव्स की गर्मी से ये सब होता है। ऐसे ही चाइना वाले अपनी इन लेजर लाइट्स का उपयोग करके अब लड़ाकू विमानों को टारगेट कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए वो समय क्या होगा जब लेजर लाइट्स का उपयोग करके दुश्मन आपको टारगेट करने लगेगा। यह युद्ध के अंदर बहुत विध्वंसक चीज होने जा रही है। इतिहास में अभी तक ऐसे वेपन्स का उपयोग नहीं हुआ है। आप फिल्मों में ही देखते आए हैं, कई फिल्म जो धूम टाइप की फिल्म देखते हैं आप, तो आप वहां क्या देखते हैं? तिजोरी के अंदर चोरी करने के लिए हीरो जा रहा है, विलन जा रहा है, आप वहां देखते हैं कि साहब उन्होंने तिजोरी की सुरक्षा में बहुत सारी लेजर लाइटें डाल रखी हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जाते ही वो हा मर जाता है। लेकिन वास्तविकता में ये चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। सच्चाई बताऊं तो मेरी जो आईआईटी में पढ़ाई थी, मेरा जो विषय था वो लेजर लाइट्स ही था। मैं उसी पर अपनी थीसिस लिखा हूं एरोस्पेस में बैठ करके। यानी कि असल में ये पूरा की पूरा फील्ड मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। लेजर्स आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट थीम में है। भारत भी इस पर लंबे समय से रिसर्च कर रहा है और रिसर्च का उपयोग भी किया जा रहा है।
प्रैक्टिकल लेवल पर हम भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये चीज जैसे ही कोर्ट आई है तो दुनिया के अंदर एक अलग लेवल की वो बन गई है, माहौल बन गया है कि भाई साहब ये क्या हो गया कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से एयरक्राफ्ट पर चाइनीज वेसल ने इस प्रकार की हमले की कोशिश की है। और ऐसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम इस बात को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि यह घटना दुनिया भर के लिए अपने आप में एक चुनौती बन जाएगी। यह टॉरस स्ट्रेट की घटना है जहां पर यह घटना देखी गई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में टॉरस स्ट्रेट के अंदर यह घटना देखी गई है और यह काफी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं के अंदर से देखी जाएगी। P-8 पॉइजन जो अमेरिका के द्वारा दिया गया विमान है, उसने इस चीज को डिक्टेट किया कि उसके ऊपर लेजर डाली गई है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, इसका कोई साधन आंसर भी है क्या? मान लीजिए ऐसा हो गया, फिर क्या कीजिएगा? ऐसे तो कोई भी विमान गिर जाएगा, मर जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? देखो बेटा, अगर आप लोग जानते हैं ना, तो आज भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो रेडिएशन को रोकने का काम करती हैं। जैसे एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, मतलब दुनिया वाले सब जगह यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कई पेपरों के अंदर पूछी भी गई है, इंटरव्यूज का कॉमन सवाल है। क्या होता है इसके अंदर कि अगर आप पर रेडिएशन डाली जा रही है तो आपका जो आउटर शील्ड है ना विमान का, वो ऐसा हो कि वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अब अवशोषित कर ली, तो हो सकता है कि आप फटने से बच जाओ। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर कोई लंबे समय तक आपको टारगेट करेगा तो विमान गर्म हो जाएगा। रडार के केस में भी यही होता है। अपन जब रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स ही तो भेजते हैं ना विमान तक, वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। बस फर्क इतना ही रहता है ना। तो आने वाले समय में अब उम्मीदें की जा रही हैं कि चाइनीज जो हैं वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं। चाइनीज के डेस्ट्रॉयर ने अपने द्वारा पेट्रोलिंग वेसल के द्वारा उसके ऊपर यह काम किया है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर काफी सख्त टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है, यहां पे स्कॉट मॉरिसन खुद कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ इंटिमिडिएशन, मॉरिसन कंडेम चाइनीज नेवी फॉर शाइनिंग लेजर एंड ऑस्ट्रेलियन सर्विलांस, मतलब इनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसको हम कंडेम करते हैं। इन्होंने अपने द्वारा टारगेट किया हमारे विमान को, अगर इस बारे में हमको पता चलता है तो इसे एक गलत हरकत माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की न्यूज है कि डिफेंस ने कंफर्म किया है कि 17 फरवरी 2022 को हमारा एक P-8A पॉइजन जो है उसने लेजर इल्यूमिनेटिंग एयरक्राफ्ट जो है वो डिक्टेट किया है, और उसके द्वारा टारगेट किया गया था चाइनीज जो डेस्ट्रॉयर है उसने हमारे विमान को टारगेट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब सरकार खुद इस तरह की बात बोल रही है तो इसे लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा, ठीक है ना। अब भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा है, तो डीआरडीओ ने 2018 में ही ऐसे हथियारों का सफल परीक्षण किया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हमने ये टेस्टिंग किए थे। डीआरडीओ ने कहा था कि हमने 1 किलोवाट की लेजर किरणें 250 मीटर की दूरी तक वार करने वाली बना ली हैं, जो किसी भी वस्तु के अंदर 30 सेकंड के अंदर छेद कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम लंबे समय तक इसके अंदर काम कर रहे हैं और सभी देश इस चीज पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे पायलट के ऊपर आपने फोकस कर दिया, बेचारा अंधा हो गया, तो विमान के तो वैसे ही टुकड़े हो गए। टॉरस स्ट्रेट जो है वो इन दिनों काफी ज्यादा मलक्का स्ट्रेट के बाद में मतलब बॉर्न ऑफ कंटेंशन दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी पर तो उसने अपना रास्ता बना लिया, अब वो टॉरस स्ट्रेट को और पकड़ करके उसके ऊपर भी अपना महत्व बनाना चाहता है, ताकि उसका जो आने वाला समय है वो काफी अच्छा हो सके। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। आज शाम 5 बजे यार हम लोग ना स्पेशल क्लास लेने की कोशिश करेंगे। क्लास लगा करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आपके टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर क्लास डाल भी दूंगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो अंकित 10 रेफरल कोड लगा के आ जाएं। हम कुछ स्पेशल चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैं कुछ मतलब 5 दिन तक काफ़ी सारी पॉलिटी की चीज़ें खत्म करना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ बच रहा है, तो एक बार के लिए कोशिश करते हैं खत्म करने की, है ना, स्पेशल क्लास में। और शाम को 7 बजे पेड क्लासेस चल रही हैं। रेफरल कोड अंकित 10 रखो, पढ़ते रहो। कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की बारी है, आइए देखते हैं। हाल ही में 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो चेल्सिया के द्वारा, है ना। इसके द्वारा 8th यूरोपियन विनर बना है UEFA चैंपियन लीग विनर के अंदर। चेल्सिया लेफ्ट ने मतलब पाल्मेरियाई को जो है हरा दिया है। इंग्लैंड क्लब चेल्सिया के द्वारा ब्राजीलियन क्लब को हरा दिया गया है, ठीक है ना। ये तथ्यात्मक जानकारी है, आप देख सकते हैं UEFA के अंदर। बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2020 कर रही है? तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के, एयरफोर्स आपस में मिलकर ढाका के अंदर सिलहट में
एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। आप देख करके हंसेंगे कि यार गजब हालत है, मतलब बांग्लादेश के साथ भी यूएस एक्सरसाइज कर रहा है। अब तो अमेरिका जो है ना, अगर आप मतलब बिहार में बैठे हुए हैं और आप कहें कि चाइना के साथ में हमको लड़ाई लड़नी है, तो शायद वो मजाक करने आपके साथ भी मतलब आ जाए प्रैक्टिस करने। हालत ये है अमेरिका की, हर जगह माल बेचना है उसको अपना। बांग्लादेश के साथ में यूएस ने जहां जहां ये पहुंचता है, असल में ना अमेरिका से हमको एक सख्त नफरत ये है। अभी यूक्रेन के विवाद में भी इनका यही चल रहा है। जब उसका विवाद चलता है ये माल बेचने चला आता है। ये बांग्लादेश को समझ रहा है कि चाइनीज माल बेच रहे हैं, ये अपना सामान बेच करके डेमो देने आता है, उसको कहता है युद्ध अभ्यास कर रहे हैं हम। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास चल रहा है इसका, कोप साउथ 2020 के नाम से है। पैसिफिक एयरफोर्स के द्वारा इस काम को स्पॉन्सर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल किस महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। ये वही पेंगोलिन है, बहुत बदनाम हुई थी भाई साहब कोरोना काल के अंदर, लोगों ने कहा इसी से कोरोना फैल रहा है। एनुअल वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। चाइनीज ने इसका नाम बहुत हिट कर दिया था। 11वां एडिशन है इस इवेंट को बनाते समय, और एशिया अफ्रीका के अंदर पेंगोलिन जो है उसकी संख्या घट रही है। चाइनीज बहुत खाते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर पेंगोलिन जो है ये मैमल है जिसके ऊपर एक इकलौता ऐसा मैमल है जिसके ऊपर स्केल पाए जाते हैं, है ना। ये अपने आप को बचाए रखने के लिए मतलब इसके ऊपर जैसे होता है ना कछुए के ऊपर स्केल्स पाई जाती हैं, वैसी स्केल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। मोस्ट स्मगल्ड मैमल है बिकॉज पीपल वांट देयर मीट एंड स्केल्स। इनके स्केल और मीट के लिए इनका बहुत बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार होता है। पेंगोलिन की जो जीभ है ये मतलब पूरी तरह से जब 40 सेंटीमीटर से भी लंबी हो सकती है ना। इसकी शरीर से भी मतलब लंबी हो जाती है, काफ़ी लंबी इसकी जीभ होती है। ये इसके फैक्ट्स हैं पेंगोलिन के। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा की गई। केवीबी जो है मतलब करूर व्यास बैंक लिमिटेड को 3 आईटी अवार्ड दिए गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा स्मॉल बैंक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इंडियन बैंक एसोसिएट्स को मतलब ये अवार्ड दिए गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएट्स के द्वारा एनुअल बैंक टेक्नोलॉजी अवार्ड के अंदर नेक्स्ट जेन बैंकिंग के अंदर पुरस्कारों का वितरण किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई के अंदर स्थित है। सुनील मेहता इसके सीईओ हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 20 फरवरी के दिन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। 10 जून 2008 के दिमाग मतलब उसको अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बना है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस टीम ने पुरुषों का खिताब जीता है? हरियाणा के द्वारा। केरल वुमेन विन 4th सक्सेसिव टाइटल। हरियाणा बीट रेलवे फॉर मैन टाइटल। हरियाणा के पुरुषों ने और महिलाओं ने केरला की ने वुमेन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। तथ्यात्मक जानकारी है। भुवनेश्वर में खेल आयोजित किए गए थे। हाल ही में कहां एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इंदौर के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, वर्चुअली इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इन एमपी इंदौर। एमपी के अंदर इसको बनाया गया है। एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर सैटरडे को इनॉग्रेट किया गया, है ना। वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन को ध्यान में रख करके किया गया, यानी कि वेस्ट से सीएनजी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। ये कहां पर स्थित है? तो देवगुडिया ट्रेंच के अंदर 550 मेट्रिक टन पर डे बायो सीएनजी प्लांट जो है वो बनाया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जितने भी प्रकार के वेस्ट होते हैं, क्योंकि इंदौर जो है वो लगातार आप स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉप पर देखते हैं, तो वहां पर क्या है कि जो कचरा है ना, उस कचरे के अंदर से सीएनजी बनाई जाएगी। तो कचरा जितना भी प्रकार का है जो इकट्ठा होता है इंदौर के अंदर, उसको लेकर के कचरे से सीएनजी बनाने का कार्य किया जा रहा है। बायो सीएनजी फ्यूल बनाया गया, वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। अपने आप में प्रकृति के प्रति काफी बड़ी चीज बन जाएगी ये। किस संस्थान ने चेतन घाटे को अपने समाचार निदेशक के रूप में नामित किया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा चेतन घाटे जो हैं इनको अपना वो बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बना है किसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते प्रारंभ किया है? तो आरपीएफ के द्वारा। जो बच्चे बचते हैं, जैसे कई बार क्या होता है ट्रेन के अंदर कुछ बच्चे माँ बाप भूल जाते हैं या गलती से छूट जाते हैं, उनके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा सदर्न वेस्ट जो रेलवे है उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। नन्हे फरिश्ते नाम से इन्होंने वो बनाया है, ठीक है ना। और बेंगलुरु के अंदर इसको सबसे पहले बेंगलुरु मैसूरू क्षेत्र के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रेलवे के स्टेशन पर जो छोड़ दिए गए बच्चे हैं उनको उनके यहाँ तक पहुँचाने का कार्य। भारतीय नवीनतम व्यापार सौदे के अंदर पहला आईआईटी स्थापित कहाँ किया जाएगा भारत के बाहर? तो यूएई के अंदर भारत अपना पहला आईआईटी स्थापित करने की बात कर रहा है। ऑलरेडी 23 हमारे पास आईआईटीज हैं और अभी हमारा जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत 24th जो आईआईटी है हम लोग उसे स्थापित करेंगे यूएई के अंदर। ये थी सारी जानकारियां। इसके अलावा अन्य दिवस में कहें, ताज महोत्सव चालू हो चुका है 18 से लेकर 27 फरवरी। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, 20 फरवरी वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस मनाया जाता है।
अनअकैडमी पर जुड़कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी हो या फिर किसी प्रकार का कंसेशन चाहिए हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। साथ में अगर आप चाहते हैं लोन फैसिलिटी का उपयोग करना तो अनअकैडमी पर इजी EMI फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिनका यूज करके आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। तमाम कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।